कौन सी डिबेट पर थे, कौन सा कचहरी प्रोग्राम था हमारा, बताएं तो। क्रोमोसोम पे कचहरी कर रहे थे हम। हाँ, हमारी डिबेट थी क्रोमोसोम पर। तो पढ़ते हैं भाई क्रोमोसोम को। वहीं से कौन सा साइंटिस्ट था जिसने टर्म दिया क्रोमोसोम का, टर्म क्रोमोसोम क्वाइंड बाय वॉल्डेयर। ओके। डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी, who discovered the chromosome from the larva of salamander? फ्लेमिंग, वाल्डर फ्लेमिंग। ओके, वाल्डर फ्लेमिंग, और वो वाल्डेयर है। चलो भाई, इसके बाद कार्ल कोरेंस ने कॉन्सेप्ट बताया, रिलेशन बताया, किसके बीच, जीन एंड क्रोमोसोम के बीच। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया सटन, जिसके साथ इसका कोवर्कर था बोवेरी। इन दोनों ने बताया कि क्रोमोसोम आर द हेरिडिटी मटीरियल। हाँ, अब भाई कौन आएगा जो मेंडल और सटन बोवेरी के झगड़े को खत्म करेगा। अब कौन सा साइंटिस्ट है जो जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है जो मेंडल और बोवेरी के झगड़े को खत्म करेगा। मेंडल का क्या कहना है कि फैक्टर मॉर्गन, वेरी गुड मैमूना, वेरी गुड। मॉर्गन क्या बताएगा, बताएगा जीन भी हेरिडिटी मटेरियल हैं, क्रोमोसोम पर हैं, और इनके बीच क्या है, लिंकेज। तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट बताया क्रोमोसोम पर थॉमस एच मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने। कौन से एनिमल पे स्टडी की उसने, रट्टा तेज है भाई। ड्रोसोफिला में कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे, 85, उनमें से 3 सेक्स लिंकेज में। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलो भाई चलते हैं आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को पढ़ना, कि जो आपका हमारा सबका क्रोमोसोम है वो किस चीज का बना हुआ है। कल भी हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है वो 2 चीजों से बना हुआ है, डीएनए which have negative charge due to the phosphoric acid, and protein in general which have positive charge। प्रोटीन में तो 2 प्रोटीन थे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो जो हिस्टोन थी उसमें अर्जिनिन और लाइसिन, अमाइनो एसिड है अर्जिनिन और लाइसिन। ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। बताएं ये अर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड कौन सी प्रोटीन में ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। चलो हिस्टोन में, तो हिस्टोन प्रोटीन अबंडेंट इन लाइसिन एंड अर्जिनिन अमाइनो एसिड, बेसिक नेचर के अमाइनो एसिड से अबंडेंट है, ज्यादा है इसमें, इसीलिए हिस्टोन की चार्ज कुल मिला के पॉजिटिव है। तो सर कौन सी प्रोटीन है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन में जो अट्रैक्ट करेगी डीएनए को, जो डीएनए को अट्रैक्ट करेगी और डीएनए उसके ऊपर कॉइल करेगा। स्टोन, स्टोन पॉजिटिव, मैग्नेट की तरह काम करती है स्टोन। भाई हमने पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट, कौन बताएगा मुझे कमेंट में। अगर आपको आपने लेक्चर अटेंड किए थे जेनेटिक्स के और क्रोमोसोम के सारे, तो अब मेरी बात आप सही सही से बता पाएंगे। कौन सी जगह है जहां पर जो डीएनए है वो 100% प्रोटीन से जुदा है, अकेला है, बिल्कुल अकेला, प्रोटीन जुदा डीएनए जुदा। आप कहेंगे सर ये पॉइंट है जिसको कहते हैं एस फेज।
एस फेज मतलब सेल साइकिल के दौरान, रिप्लिकेशन के टाइम एस फेज, सिंथेटिक फेज में। जैसे सिंथेटिक फेज खत्म होगा उसके बाद शुरू होता है G2 और उसके पहले होता है G1। तो G1 और G2 में हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अब आपको क्रोमोसोम और क्रोमेटिन का डिफरेंस भी पता है। ये लेस कंडेंस नेटवर्क के फॉर्म में थिन, नेरो, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, लार्जर फाइबर है, इनविजिबल है और ये विजिबल है, हाईली कॉइल्ड है, छोटा है और मोटा है। ओके भाई, ये पढ़ी हुई चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। तो एस फेज में मैं रिपीट कर रहा हूं, एस फेज में डीएनए अकेला होगा, प्रोटीन से जुदा होगा। एस फेज खत्म होते ही G2 फेज में और उससे पहले G1 में क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, यानी डीएनए के साथ स्टोन लपेटी होती है मगर इतनी नहीं। और जैसे G2 फेज कंप्लीट होता है फिर कौन सा फेज आता है बताएं, याद है कि नहीं? माइटोटिक फेज यानी डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, तो डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम बनते हैं क्रोमेटिन से और मेटाफेज में वो और मोटे होते हैं, फिर एनाफेज में सेपरेट होते हैं, टीलोफेज में वही के वही क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ आई बात? ये मैं रिपीट कर रहा हूं आज के टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ चीजें। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई हैं तो मैं आगे ये चीजें समझाऊंगा। अब गौर से क्या सुनना है, क्या पढ़ना है हमें? हमें आज ये पढ़ना है सर कि ये जो आपका 2 मीटर का लंबा डीएनए, 2 मीटर का जो लंबा डीएनए है आपके सेल के अंदर, ये कैसे एक सेल के अंदर छोटी जगह में ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पे डीएनए सेपरेट है, इट मींस ये इस फेज में है। अब कौन सी प्रोटीन आएगी जिसके ऊपर ये डीएनए अपने आप को लपेट कर, जिसके ऊपर ये डीएनए अपने आप को लपेट कर बनाएगा क्रोमोसोम, स्टोन। स्टोन चलो अब स्टोन पे आते हैं भाई, थोड़ा बहुत स्टोन को डिस्कस करते हैं कि जो स्टोन प्रोटीन है वो 5 टाइप के मॉलिक्यूल की बनी हुई है। कितने टाइप? 5 टाइप। कितने हैं स्टोन में? 5। एक का नाम है H1, दूसरी का नाम है H2A, तीसरी का नाम है H2B, चौथी का नाम है H2HC और H3 और H4। H1, H2A, H2B, H3, H4। बात समझ आई? कितने टाइप हो गए? 5। मगर ये मॉलिक्यूल 10 हैं। कैसे भाई? आप कहेंगे सिंपल, H1 भी 2 होंगी, H2A भी 2, H2B भी 2, H3 भी 2, H4 भी 2। टोटल मॉलिक्यूल कितने बन गए? 10। मगर टाइप कितने हैं? 5। H2B और A एक जैसे हैं थोड़े बहुत, इसलिए इन दोनों को H2 कहा है, मगर A B कैटेगरी में अंदर चेंज है। H2 के टोटल 5 टाइप हैं भाई, ये रट लगा लें, रटा लगा दें ये, और 10 मॉलिक्यूल हैं। अब
H1 को निकालें तो बाकी कितने टाइप बच गए? 4। अगर पूछो मॉलिक्यूल कितने रह गए? 8। तो इन 4 टाइप और 8 मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑक्टोमर। क्या कहते हैं? ऑक्टोमर। ऑक्टोमर मतलब जिसमें कितने मॉलिक्यूल हो। ऑक्टो मतलब 8, मर्स मतलब मॉलिक्यूल। तो भाई ये जो मैंने आपके सामने स्टोन बनाई है बॉल जैसी, इसमें H1 नहीं है। अब कौन बताएगा कि H2A कितनी है? आप कहेंगे सर H2A 2 है। और कौन बताएगा कि H2B कितनी है? आप कहेंगे सर वो भी 2 है। और कौन बताएगा कि H3 कितनी है? सर वो भी 2 है। और H4 कितनी है भाई? H4 कितनी है? सर जो H4 है वो भी है कितनी? 2। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मॉलिक्यूल का ऑक्टोमर है। 8 मॉलिक्यूल का ऑक्टोमर है। इस ऑक्टोमर के ऊपर ये आपका डीएनए अपने आप को लपेटेगा। ऑक्टोमर के ऊपर ये डीएनए अपने आप को लपेटेगा। इट मींस डीएनए को कौन सी प्रोटीन अट्रैक्ट करती है? स्टोन में ऑक्टोमर। तो ऑक्टोमर के ऊपर ये देखें ब्लैक कलर का मैं डीएनए बना रहा हूं। ये देखिए ना, लपेटता जा रहा है डीएनए स्टोन के ऊपर। हाँ भाई, अब कौन कौन आपस में मिल गए? आप कहेंगे सर डीएनए और स्टोन का ऑक्टोमर। तो भाई इनको आप क्या कहेंगे? यहां से लेकर यहां तक, इस डीएनए को नहीं। ठीक है, जो लपेटा हुआ डीएनए है ये वाला। ये कौन सा डीएनए है? जो स्टोन के ऊपर क्वाइल्ड है। इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड हैं। एक स्टोन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो क्वाइल है उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 200। और 200 न्यूक्लियोटाइड 1.7 टाइम टर्न है। क्वाइलिंग कितनी है? एक क्वाइलिंग कंप्लीट। यहां पे देखें, ये डीएनए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक क्वाइलिंग कंप्लीट और दूसरी 70%। ये यहां से यहां तक 30% क्वाइलिंग नहीं है। तकरीबन दो क्वाइलिंग है एक स्टोन के ऊपर। 2 चक्कर हैं डीएनए के, पूरे 2 नहीं, 2.25। 2.25 मीन्स 1.7 टाइम डीएनए क्या है? स्टोन के ऊपर क्वाइल है। यानी एक चक्कर पूरा और दूसरा 70%। बात समझ आ रही है? अगर मैं पूछूं 1.7 टन में न्यूक्लियोटाइड कितने, आप कहेंगे सर 200। तो भाई इन 200 न्यूक्लियोटाइड यानी 1.7 टन को और इसके साथ जो ऑक्टोमर प्रोटीन है, इन दोनों को मिला के आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे ये न्यूक्लियोसोम बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। क्या इसको मैं कंडेंसेशन मानूं कि डीएनए और स्टोन में आपस में बॉन्ड किया है, ये कंडेंस हुए हैं? हाँ,
तो ये न्यूक्लियोसोम आपका फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है किसका? कंडेंसेशन का। क्रोमोसोम बनने की तैयारी है, क्रोमेटिन बनने की तैयारी है। समझ आ रही है बात? अब मुझे बताएं, जो लंबा डीएनए होगा स्टोन के ऊपर लपेटने के बाद वो शार्ट होगा या नहीं? शार्ट हुआ कि नहीं हुआ? शार्ट हुआ। अब भाई और भी छोटा करना है, और भी कॉइलिंग करनी होगी, यानी सेकंड को ऑर्डर करना पड़ेगा। जब डीएनए और ऑक्टामर ने स्टोन ने कंडेंस किया तो न्यूक्लियोसोम बना। अब ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, कैसे नजर आ रही है? आप कहेंगे सर ये ऐसे है जैसे ना हार होता है गले वाला, उसमें मोती होते हैं, जो मोती होते हैं ऐसे समझे एक धागा है, उसके ऊपर मोती बंधे हुए हैं, ऐसे लग रहा है हमें। तो बुक वाला कह रहा है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर है न्यूक्लियोसोम का, इसकी अपीयरेंस कैसे नजर आएगी आपको? ऐसे जैसे बीड्स नजर आए किस पर? स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग मतलब एक लड़ी, एक रस्सा, एक रोप, एक धागा। अगर मैं इस वायर को यहां पे एक बीड फोल्ड करूं, बीड दूं यहां पे, फिर यहां पे, ऐसी अपीयरेंस नजर आएगी न्यूक्लियोसोम की। जैसे धागे में मोती, जैसे हार, जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे धागे को आप बीड दे दें। समझ आ रही है बात? तो ये बीडेड अपीयरेंस क्यों हो रही है? बीडेड अपीयरेंस क्यों हो रही है? ऑक्टामर के ऊपर लपेटने की वजह से। चलो मुबशिर भाई, ये जो मैंने एक ऑक्टामर, इसमें 8 प्रोटीन है, फिर इसमें भी 8 हैं, उसमें भी 8 हैं, उसमें भी 8 हैं, उसमें भी 8 हैं, सारे ऑक्टामर एक जैसे हैं और उनके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है। तो ये बन गया न्यूक्लियोसोम, अभी तक क्रोमेटिन नहीं बनी। अब जब ये न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी सेकंड ऑर्डर से, उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। जब वो क्रोमेटिन बार बार कंडेंस होकर फुल कंडेंस हो जाएगी, फुल मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस फॉर्म है डीएनए और प्रोटीन का। ठीक हो गया भाई? चलो सेकंड ऑर्डर पर चलते हैं। अगर मैं कहूं ये बीडेड अपीयरेंस, बीडेड तो नहीं है, प्लेन है, सीधी है, सपोज करें भाई बीडेड है, इसको मैं ऐसे 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 मैं और लपेट लूं। ये बीडेड थी, मैंने और इसको लपेट लिया। अब ये ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी, यानी मैं सिंपल ऐसे कहूं, ये न्यूक्लियोसोम और करीब कर लो, और करीब कर लो, और करीब कर लो, और करीब कर लो, तो लाइक दैट, लाइक दिस। ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये इसके ऊपर मैंने डीएनए लपेट दिया। मुझे सही फुल नहीं बनानी है अभी, समझ लें। ये लेस कंडेंस है और ये ज्यादा कंडेंस है। अब इस स्ट्रक्चर को भाई क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, ये बन गई क्रोमेटिन। और आपने पढ़ा हुआ है कि क्रोमेटिन 2 टाइप की हैं। एक क्रोमेटिन को कहते हैं यूक्रोमेटिन और दूसरी को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन फुल कंडेंस हो
चली गई भाई, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ऐसा करता हूं, ये वाला लेक्चर आज ही अपलोड करता हूं, ठीक है ना? ओके, शुड वी कंटिन्यू? ओके। तो भाई ऐसी क्रोमेटिन जिसमें जो ज्यादा कंडेंस हो और ऐसी क्रोमेटिन जो लेस कंडेंस हो, उन दोनों में से हेट्रोक्रोमेटिन किसको कहेंगे और यूक्रोमेटिन किसे कहेंगे? हाँ भाई बताएं मुझे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? 1 को और 2 को। क्रोमेटिन मतलब पतली, नैरो, लेस कंडेंस, तो ये यूक्रोमेटिन है और ये हेट्रोक्रोमेटिन है ना? तो ऐसे आपके एक फंक्शनल सेल में, जो सारे आपकी बॉडी में सेल हैं जो डिवीजन नहीं कर रहे, ना ही करेंगे, उनमें आपको यूक्रोमेटिन भी मिलेगी और हेट्रोक्रोमेटिन भी मिलेगी। खुला हुआ डीएनए, पैक्ड डीएनए। भाई नॉर्मल फंक्शनिंग सेल में क्रोमोसोम नहीं मिलता, क्रोमेटिन मिलती है। अगर सपोज करें किसी सेल में 100 जीन काम कर रहे हैं तो वो 100 जीन खुले हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमेटिन, बाकी जो सारे हैं वो रियाज स्क्रीन बंद थी वञे सही छा है भला को सिस्टम को पावर को यूपीएस एॾे चला छा हे जी लाइट वही हले जनरेटर हलाए वाले छा ते स्क्रीन बंद थी वही छो इन ते इहो अचे थो कोई कनेक्शन टुटल आहे छा काथा ये चेक कर कंहिंखे ॿुधा पुछ कंहिंखां हाँ भाई। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ऐसा डीएनए है जिसको काम नहीं करना, और अगर यूक्रोमेटिन ने काम कर लिया है मतलब कुछ बना लिया है तो ये यूक्रोमेटिन भी फिर हेट्रोक्रोमेटिन में पैक होकर रहता है। ये प्रोटेक्टेड है और ये अनप्रोटेक्टेड है। ये कब बनेगा? जब काम करने की सिचुएशन हो, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे। अगर 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 डिवीजन करनी है तो यूक्रोमेटिन नहीं बनता, डायरेक्ट हेट्रोक्रोमेटिन बनता है, और ये हेट्रोक्रोमेटिन फुली पैक होकर एक बार और कंडेंस होकर बनाएगा क्या बताएं? क्रोमोसोम। तो भाई जो क्रोमोसोम है आपका, जो क्रोमोसोम है आपका वो कैसा दिखता है? जो क्रोमोसोम है आपका वो ऐसा दिखता है। एक बात बताएं मुझे, अगर इस क्रोमोसोम का मैं ये सेंट्रल पोर्शन बनाऊं, ये मैंने स्टोन रख ली हैं, ठीक है, ये मैंने स्टोन रख ली हैं और इनके ऊपर मैं लपेट रहा हूं किसको? डीएनए को। तो मुझे बताएं इस स्टोन और डीएनए को मिला के आप क्या कहेंगे? कल मैंने पढ़ाया था, राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी। क्रोमोनीमेटा क्या कहेंगे इसको? इस कलरफुल रीजन को कहेंगे क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा क्यों कहा था? याद है? कुछ याद है? क्रोमा मीन्स कलर, नीमेटा मतलब थ्रेड, और बीच में है तभी मेटा भी यूज करते हैं। अच्छा, ये क्रोमा क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि भाई ये डीएनए और स्टोन का बना हुआ है और दोनों क्रोमोफिलिक है, कलर लविंग है, तो ये स्टेन में काम करेगा। अच्छा, बाकी जो बाहर वाला हिस्सा है
ये जो मैं अभी वाइट कर रहा हूं, ये जो नॉन स्टैंडिंग पोर्शन है, नॉन स्टैंडिंग पोर्शन है क्रोमोसोम का, दिस पोर्शन इज सेड टू बी एज, राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ भाई, क्या कहेंगे इसको, क्रोमोफिलिक या एक्रोमोफिलिक? एक्रोमोफिलिक, एक्रोमोनीमेटा, ठीक है, नॉन क्रोमोनीमेटस पार्ट। चलो, हाँ, कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता ये, तो ये आपका एक क्रोमोसोम ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, इसके अंदर एक ये डीएनए है और एक इसमें भी डीएनए है, ये क्यों? एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए क्यों? क्यों भाई? 40 क्रोमोसोम है, 40 डीएनए होते हैं। अगर एक सेल के अंदर हर क्रोमोसोम ने एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाया है, इट मींस ये सेल दुगना होने वाला है, ये सेल डबलिंग करने वाला है, ये सेल डिवीजन करने वाला है। भाई, एक सेल से जो दो सेल बनाएंगे आप, एक सेल से 2, तो सेल में 2 सेल का मटेरियल होना चाहिए ना, तो 40 डीएनए 2 सेल को कैसे देंगे आप? हाँ, 92 डीएनए, एक डीएनए और उसकी कॉपी, एक डीएनए उसकी कॉपी। इट मींस इसमें एक डीएनए होगा, इसमें उसकी कॉपी होगी। चलो चलो, जब एनाफेज आएगा, एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम यहां से टूटेगा तो इसका आधा हिस्सा एक सेल में और आधा हिस्सा एक सेल। इट मींस ये डीएनए इधर और उसका भाई डीएनए उधर, दोनों सेल राजी। एक सेल को एक डीएनए, दूसरे को उसकी कॉपी। दोनों के पास अगर यहां पे 46 हैं तो वहां पे भी 46, इसीलिए डीएनए डबल होता है। आर यू गेटिंग? ओके 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 भाई, अब ये जो पार्ट है ना सर, जिसको मैं अभी कलर दे रहा हूं येलो, ये वाला सारे का सारा क्रोमोसोम जब कंडेंसेशन में आता है इस फेज के बाद, तो पहले ये मोटा हो जाता है, ये क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करता है। इसे हम वैसे तो कहते हैं सेंट्रोमियर, क्योंकि 2 आर्म्स को आपस में जोड़ता है, मगर पहले कंडेंस होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी बना हुआ, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन पहले हुई है सबसे, और सेंट्रोमियर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है इनाम्स की। और आपको बताया था, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को आप क्या कहेंगे? बताएं, क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? एक चोटी से दूसरी तक क्रोमेटिड, यहां से यहां तक दूसरी क्रोमेटिड। ये और ये आपस में भाई बल्कि बहने, तो ये दोनों क्रोमेटिड आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। चलो, एक और बात, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो सेल है उसमें न्यूक्लियोलस बना हुआ है, क्या न्यूक्लियोलस? कौन बताएगा कि न्यूक्लियोलस किस चीज का बना हुआ है? आप कहेंगे सर न्यूक्लियोलस बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन और आरएनए का। तो भाई, मैंने ये व्हाइट कलर के जो धागे बनाए हैं ना, एक्चुअली ये धागे क्या हैं? ये व्हाइट कलर के जो धागे हैं, ये मैंने बनाए हैं क्रोमोसोम के पार्ट। ये मैंने बनाए हैं क्रोमोसोम के पार्ट, जो मतलब डीएनए बनाया है मैंने, डीएनए बनाया है। ये डीएनए है जो न्यूक्लियोलस की प्रोटीन भी बनाता है और न्यूक्लियोलस का
आरएनए भी बनाता है। न्यूक्लियोलस आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, मगर इन दोनों को बनाने वाला कौन है? इन दोनों का बाप। कैसे बनेगी भाई प्रोटीन, कैसे बनेगा आरएनए? इंफॉर्मेशन किसके पास है? इट मींस न्यूक्लियोलस को बनवाने वाला डीएनए है। अब आप डिसाइड करें, जो फोल्डेड धागा है, जो फोल्डेड है, ये सिलाई में काम करेगा, या जिसको खोलेंगे जो खुलता जाएगा वो सिलाई में काम करेगा? एक्टिव कौन होगा? जो खुलेगा। तो भाई डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर पैक है, लपेटा हुआ है, ये डीएनए काम करेगा? नहीं 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 नहीं, ये प्रोटीन नहीं बना सकता, आरएनए नहीं बना सकता। इट मींस न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए डीएनए खुला हुआ होना चाहिए। हाँ तो बताएं, क्रोमोसोम के फॉर्म में होना चाहिए या क्रोमेटिन के फॉर्म में होना चाहिए? राइट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी। क्रोमेटिन के फॉर्म में। तो भाई जब न्यूक्लियोलस होता है तो मुझे बताएं, क्या ये सेल डिवीजन का टाइम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल डिवीजन में क्रोमेटिन नहीं मिलते, क्रोमोसोम मिलते हैं। अच्छा, जब सेल डिवीजन होगी तो आप नोट करेंगे ना, मैंने ये 10 धागे बनाए, 10 डीएनए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 क्रोमोसोम की थोड़ी थोड़ी चोटियां हैं। सारे 10 क्रोमोसोम नहीं, सारों के बाकी पार्ट देखें बाहर हैं, इनकी थोड़ी चोटी अंदर है, बाकी क्रोमोसोम बाहर है, इनकी चोटियां अंदर हैं। इट मींस 10 क्रोमोसोम मतलब पेयर कितने? 5 पेयर आपके अंदर बनाते हैं न्यूक्लियोलस को। 5 पेयर क्रोमोसोम के, मगर वो कौन सी फॉर्म में हो? जब हो क्रोमेटिन की फॉर्म में, मतलब डिवीजन से पहले या बाद, ड्यूरिंग डिवीजन नहीं। तो भाई जब 5 पेयर यानी 10 क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस बनाते हैं, तो जब डिवीजन होगी तो उन्हें क्रोमोसोम को डिवाइड होना है या न्यूक्लियोलस बनाने का काम करें? भाई एक काम होगा, अगर वो 40 इधर 40 उधर होने हैं ना, अगर वो उनकी चोटियां, उनके टेल फंसे हुए हो न्यूक्लियोलस में, तो वो कैसे डिवाइड करेगा सेल? इट मींस न्यूक्लियोलस को तोड़ना पड़ेगा, क्रोमोसोम की चोटियों की जान छुड़ानी पड़ेगी, ताकि वो क्रोमेटिन की चोटियां, क्रोमोसोम की चोटियां क्रोमेटिन में होती हैं, वो सेपरेट हो सके, वो डीएनए डबल कर सके, और जैसे बाकी के 10 पेयर के अलावा बाकी कितने पेयर बचे? 13 पेयर, 23 पेयर होते हैं ना टोटल। जैसे 10 क्रोमोसोम मतलब 5 पेयर, टोटल बाकी कितने पेयर बच गए? 18 पेयर। 18 और 5 23। जैसे बाकी 18 पेयर डिवाइड होंगे, जैसे ये भी डिवाइड होने हैं। तो भाई ये न्यूक्लियोलस से इनकी चोटियां निकल जाएंगी और ये क्रोमेटिन आगे चलकर मोटा होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका डीएनए पैक हो गया, मतलब न्यूक्लियोलस टूट गया। तो मैं बात ये करने वाला हूं कि ये क्रोमोसोम आपको कब मिलेंगे? जब डिवीजन का टाइम हो, जब न्यूक्लियोलस नहीं हो। समझ आ रही है बात? क्रोमोसोम कब बनते हैं? प्रोफेज में। तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस को तोड़ा जाता है। अब आप बताएं मुझे, टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कन्वर्ट होते हैं, क्या न्यूक्लियोलस टीलोफेज में नहीं बनेगा? प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं क्रोमेटिन से, यानी न्यूक्लियोलस टूट गया, और टीलोफेज में इसके उल्टा होगा काम, रेसिप्रोकल टू द प्रोफेज, अपोजिट टू द प्रोफेज, कंट्राडक्टरी टू द प्रोफेज। क्रोमोसोम बने थे वहां पे टूटेंगे तो क्रोमेटिन में कन्वर्ट होंगे, क्रोमेटिन में कन्वर्ट होंगे तो न्यूक्लियोलस बनाएंगे। समझ आ रही है बात? इट मींस न्यूक्लियोलस बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। डिवीजन के टाइम न्यूक्लियोलस नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तब इसको बनाने वाला डीएनए
क्रोमोसोम में होगा, पैक होगा, ये काम नहीं कर सकता, न्यूक्लियोलस नहीं बना सकता। एक गिदरा हाथ में लेना है भाई, खरबूजा गिदरा ठीक है ना। चलो एक और बात, अब मैंने तो कह लिया कि न्यूक्लियोलस को बनाने की इंफॉर्मेशन किसमें है, 5 पेयर में। और पता है हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम में से यानी 23 पेयर में से ऐसे 5 पेयर हैं जो न्यूक्लियोलस बनाते हैं, तो उनके पास एडिशनल पार्ट होता है जो नॉर्मल क्रोमोसोम में नहीं होता। ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है, 18 पेयर हमारे ऐसे हैं, मतलब 36 क्रोमोसोम ऐसे हैं। 18 पेयर कितने क्रोमोसोम होंगे, 36। तो बाकी के 10 क्रोमोसोम ऐसे नहीं है ये न्यूक्लियोलस बनाने वाले। वो कैसे हैं भाई, वो कैसे हैं, उनको बनाते हैं। तो वो ऐसे हैं, देखें वो ऐसे हैं। सर ये तो दूसरा सेंट्रोमेयर बना लिया आपने। हाँ सर, ऐसा दूसरी स्ट्रक्चर भी बनती है उनके अंदर सेंट्रोमेयर जैसी, मगर ये सेंट्रोमेयर के बाद बनेगी, आर्म से पहले बनेगी। तो इसको क्या कहें, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या इसको कहते हैं नॉर। फुल फॉर्म लिख लें भाई, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोलर, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजर, R स्टैंड फॉर रीजन। इसमें जो डीएनए है ना, वो ऑर्गेनाइज करेगा किसको, न्यूक्लियोलस को। पर क्या अभी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम या नहीं, जब क्रोमेटिन के फॉर्म में खुला होगा तभी। हाँ जब खुला होगा तभी, अभी नहीं। नॉर कह रहे हैं मगर ये न्यूक्लियोलस बनाएगा कब? फुल फॉर्म रिपीट करें, लिख रहा हूं भाई, न्यूक्लियोलर, N, O मतलब ऑर्गेनाइजर, R मतलब रीजन। एक रीजन है जिसमें ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी है किसको, न्यूक्लियोलस को। इट मींस ये वाला जो डीएनए है ये न्यूक्लियोलस को बनाएगा। यहां पे जो डीएनए है, ये मैं ब्लूसेन डीएनए बना रहा हूं, यहां पे जो डीएनए है ये जब खुलेगा, कब खुलेगा, जब ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा, तब ये खुलकर क्या बनाएगा, कमेंट में बताएं जल्दी। प्रियंका बताए, जो पूछ रही है रिपीट करें। वेरी गुड, न्यूक्लियोलस बनाएगा जब क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा तब। अभी इसने तौबा की हुई है कि भाई मुझे न्यूक्लियोलस नहीं बनाना, मुझे इज्जत से डिवाइड होना है। समझ आ रही है ना। चलो एक और बात, इन 5 पेयर के अंदर इस रीजन के अलावा एक और भी चोटी होती है, एक और पार्ट भी होता है इससे आगे। जो आगे वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है और ये इस नाम जैसा होता है मगर छोटा होता है। और ये जो डीएनए होता है ये खामखा होता है, कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती। तो ये जो लास्ट वाला चोटी वाला डीएनए है इसको हम कहते हैं सेटेलाइट डीएनए। खामखा है, इंफॉर्मेटरी नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं बना था, तो इसलिए इसको जंक डीएनए भी कहते हैं। जंक डीएनए, कोई इंफॉर्मेशन ना रखने वाला, जंक, खाली, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है ना। नॉन ट्रांसक्राइबिंग पार्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन ना कर सके, आरएनए ना बना सके, प्रोटीन, ये सिर्फ 5 होंगे। अब कौन बताएगा इन 5 क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट न्यूक्लियोलस बनाएगा? आर्म्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, आर्म्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या जंक डीएनए?
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसको नॉर कहते हैं। ओके, तो भाई ये बन गया आपका क्रोमोसोम जो बनाता है न्यूक्लियोलस। ऐसे कितने पेयर हैं? 5, यानी 10 क्रोमोसोम है। एक यूकैरियोट में मिनिमम ये कितने होंगे? हमारे पास तो 5 पेयर हैं, यानी 10 क्रोमोसोम है। मगर हल्के से हल्के यूकैरियोट में ये कम से कम 1 पेयर होगा, यानी 2 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो न्यूक्लियोलस बनाएंगे। इंसान के अंदर हम भी यूकैरियोटिक हैं, मगर हमारी बॉडी में 1 पेयर से ज्यादा है, 5 पेयर हैं न्यूक्लियोलस को बनाने वाले, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कंटेन करने वाले। अब मुझे एक बात जरा बताएं, इस क्रोमोसोम की चोटी को क्या कहते हैं? इस चोटी को बताया था मैंने, चोटी के बारे में नहीं, टीलोमेयर बताया था। टीलोमेयर कहते हैं भाई इस चोटी को। ये जो चोटी होती है जिसको हम कहते हैं टीलोमेयर, और पता है ये जो पार्ट होता है ना, ये वाइट वाला, जहां पे कौन सी प्रोटीन है? नॉन स्टोन। इसको भी नाम देते हैं, इसको कहते हैं पेलिकल। जो है क्रोमोफिलिक रीजन है, पेलिकल, बाउंड्री ऑफ स्टोन एंड नॉन डीएनए, बाउंड्री ऑफ क्रोमोनीमेटा, कवरिंग ऑफ क्रोमोनीमेटा, प्रोटेक्ट द क्रोमोनीमेटा, इट मींस स्टोन एंड डीएनए। हाँ भाई, टीलोमेयर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, कितने क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में? टोटल 40। क्यों नहीं होता कि 2 क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो जाएं और 1 बन जाए, तीसरा भी इनके साथ फ्यूज हो जाए और 1 बन जाए? ये कैपेसिटी होती है टीलोमेयर में कि एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम की चोटी से मिलने नहीं देता, रिपेल करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टिप्स। ठीक है, फ्यूजन से रोकता है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एज वाले जीन इस पर हैं, बूढ़ा बनाने वाले। हाँ भाई, कैसे परसेंट जो है वो बूढ़ा बनता है, एज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि डेथ करने के लिए, एजिंग और डेथ में फर्क है। डेथ एक्सीडेंट से भी हो सकती है, गोली से भी हो सकती है। एजिंग का मतलब है बूढ़ा भी जाकर आखिर मरेगा, डेथ होगी। मगर एजिंग का मतलब यह है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सारी बॉडी के सारे जीन सारी उम्र काम करें, अनलिमिटेड टाइम काम करें, तो क्या आप बूढ़े बनेंगे? भाई जो चीज कम होगी वो फिर बना लेंगे, कम होगी फिर बना लेंगे, कम होगी फिर बना लेंगे। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट एज। बूढ़े ही नहीं बनेंगे। इट मीन्स जीन की एक लिमिट है कि भाई 100 बार हम काम करेंगे। कोई जीन कर रहा है हम 2 बार काम करेंगे। क्यों होती है डायबिटीज मेलिटस 2? 40 ईयर के बाद कुछ पर्सन में, कुछ बंदों में जीन कहता है मैं अब इंसुलिन वाला रिसेप्टर नहीं बनाऊंगा। जब वो रिसेप्टर नहीं बनाता, इनकार कर देता है, तो इंसुलिन के होने की वजह से होती है, इंस्टीड ऑफ इंसुलिन प्रेजेंस, शुगर बैलेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई रिसेप्टर नहीं बना। किसने नहीं बनाया? जीन ने। तो एजिड पीपल में जो जीन कम नहीं होते, उड़ नहीं जाते। भाई पानी थोड़ी एवापोरेट हो जाएगा बॉडी से, काम नहीं करेंगे, पोटेंशियल खत्म हो जाएगा जीन का। जीन कहेंगे हमने आपको कहा नहीं था 10 बार काम करेंगे, 10 बार ही हमने काम कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो हर जीन का अपना एक पोटेंशियल है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं हम जीन को ऐसा बनाएंगे कि जीन का पोटेंशियल बढ़ जाए तो एज बढ़ जाए। बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दिस इज टू मच इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है कह रहे हैं। कहने से क्या होता है, कह रहे हैं। चलो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। अब क्रोमोसोम के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर,
जो मुझे आपने बताने हैं। एक को कहते हैं मेटासेंट्रिक, दूसरे को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, तीसरे को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, चौथे को कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो भाई किसके बुनियाद पर ये टाइप्स हैं? चारों सेंट्रोमेयर के बुनियाद पर। अब देखें, एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर, जिसकी अगर मेजरमेंट करें यहां से यहां तक, जो बीच सेंटर है, बीच सेंटर, बिल्कुल सेंटर पर सेंट्रोमेयर मिल रहा है। सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमेयर, मेटा मतलब मिड। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर कहां पे मिले? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, तो दैट क्रोमोसोम इज सेड टू बी एज मेटासेंट्रिक। और इसमें आर्म्स जो होंगी ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल होंगी। अगर सर ऐसा क्रोमोसोम हो जिसमें सेंटर से थोड़ा साइड पे सेंट्रोमेयर मिले आपको, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर, तो ऐसे को कहेंगे सब यानी थोड़ा। मेटा मतलब सेंटर यानी सेंटर से थोड़ा दूर। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर सेंटर पे ना, सेंटर से थोड़ा दूर या सेंटर के करीब, नॉट ऑन द सेंटर, नॉट एट द सेंटर, तो ऐसे क्रोमोसोम को कहेंगे सब मेटा। हाँ भाई, आर्म्स इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल हो जाएंगी, ये शॉर्ट होंगी और ये लॉन्ग, थोड़ा डिफरेंस होगा, स्लाइटली शॉर्ट, ये स्लाइटली लॉन्ग, क्योंकि सेंट्रोमेयर थोड़ा इधर उधर है। चलो, एक्रो मतलब पहुंचने वाला, पहुंचने वाला। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर तकरीबन चोटी पर हो, तो ये आर्म्स बड़ी और ये आर्म छोटी। आर्म्स यहां पे भी क्या होंगी? अनइक्वल। फर्क क्या है दोनों के बीच? स्लाइटली शॉर्ट और स्लाइटली लॉन्ग होंगी सब मेटा में, और एक्रो में एक वेरी लॉन्ग और एक वेरी शॉर्ट। टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब है टिप। ऐसा क्रोमोसोम जिसके सेंट्रोमेयर टिप पर हो, यानी आम ही एक, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे क्या? टीलोसेंट्रिक। और ये टीलोसेंट्रिक जो है, ये टीलोसेंट्रिक जो है ये ह्यूमन बीइंग में होता ही नहीं, अलजी वगैरह में होता है। तो ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप के क्रोमोसोम हैं? 3 टाइप के। कुछ मेटासेंट्रिक हैं, कुछ सब मेटा, कुछ एक्रो। क्या मेटा सब के सब एक जितने होंगे? नहीं, आर्म्स एक जितनी होंगी। भाई देखा है मैंने भी, टाइम मैंने भी देखा है, पीछे पड़ गए हैं। 3 मिनट आपके क्लास में पढ़े हैं, 5 मिनट मैंने लेट क्लास लिया था, बल्कि 7 मिनट, ये 3 मिनट, 10 मिनट बाकी रहते हैं आपके। 2 मिनट दे दें मुझे। क्या हो रहा है पढ़ने में? नुकसान हो रहा है क्या आपका? हो रहा है किसी का नुकसान? बस 2 मिनट सुने। हाँ, कौन सा क्रोमोसोम है जिसको मैं सब टीलोसेंट्रिक कह सकता हूं? सब टीलोसेंट्रिक, तकरीबन टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक नहीं है, सब टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक को भाई सब टीलोसेंट्रिक, ठीक है। हाँ भाई, कैरियोटाइप क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं, जब एक क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के दौरान घसीटते जाएं तो मेटासेंट्रिक की शेप क्या बनेगी? यहां से जो तोड़ेंगे क्रोमोसोम को, एक आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर पड़ा हुआ है, तो भाई आर्म्स इक्वल हैं, तो शेप कौन सी बनेगी? क्रोमोसोम की शेप कौन सी बनेगी? वी शेप। अच्छा, कौन से फेज में घसीटा जाता है क्रोमोसोम को? उस फेज का नाम बताएं जल्दी। प्रोफेज? नहीं भाई, उसमें तो मोटे होते हैं। मेटाफेज? नहीं भाई, उसमें बीच में आके असेंबल होते हैं। एनाफेज।
अपोजिट मूवमेंट करवाने वाला, एनाफेज, वेरी गुड। तो कौन सा फेज है जिसमें आप क्रोमोसोम की शक्ल देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, एनाफेज। और टेक्निकली मुझे बताएं बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस कि कौन सा फेज है जिसमें आप क्रोमोसोम को आसानी से देख सकते हैं और आसानी से काउंट कर सकते हैं। हाँ भाई, राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेटाफेज, कनिष्का कह रही है मेटाफेज, सब मेटाफेज कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्यों भाई? मैक्सिमम थिकनेस वहां पर है और बेचारे सारे के सारे सेंटर पर एक जगह पर असेंबल हुए हैं। तो जैसे हम देखना स्टार्ट करेंगे कोई इधर उधर नहीं होगा, सारे लाइन में खड़े रहेंगे तो काउंटिंग में और दिखने में आसानी होगी। ग्रेट। हाँ भाई, सब मेटासेंट्रिक की शेप क्या होगी? एल शेप। एक्रोसेंट्रिक की शेप क्या होगी? एक्रोसेंट्रिक की शेप क्या होगी? जे शेप। और टीलोसेंट्रिक की शेप क्या होगी? आई शेप ड्यूरिंग एनाफेज। भाई कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बस आज के लिए इतना काफी है। अब आप केमिस्ट्री पढ़ें।